तो कैसे हो दोस्तों। आज हम आपका स्वागत करते हैं हमारे नए एपिसोड में। होप सो आप बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो पहले एपिसोड में हमने आपको ओवरव्यू दिया था कि स्टॉक मार्केट के बारे में और हमारे इस मास्टर क्लास के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारा पहला एपिसोड ना देखा हो तो फटाक से जाके वो एपिसोड देख लीजिए, जिसमें हमने आपको बेसिक सिखाया है। स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे चलता है, कौन इसे कंट्रोल और मॉनिटर करता है, स्टॉक्स क्या होते हैं, ब्रोकर्स कौन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उस एपिसोड में हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग का इंट्रोडक्शन दिया था, और ये एपिसोड में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि किस एनालिसिस के बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो, और भी कई ऐसे फैक्ट्स जो आपको जानने जरूरी है और फ्यूचर में आने वाले एपिसोड्स के लिए रेलेवेंट है। तो एक भी एपिसोड या टॉपिक मिस मत करना और सभी सीक्वेंस में देखना। चलिए तो फिर अब बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे एपिसोड के तरफ। और इस एपिसोड में हम आपको सिखाएंगे फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद की प्रिंसिपल्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं की प्रिंसिपल्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो अगर आप देखने जाए तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि स्टार्ट अर्ली। आपको अर्ली स्टार्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ताकि आपको ज्यादा टाइम मिले ग्रो करने के लिए। अब हम बात करते हैं स्टे इन्वेस्टेड, अवॉइड पैनिक सेलिंग ड्यूरिंग मार्केट कंडीशन। तो आपको जैसे कि पता ही होगा कि मार्केट में बहुत सारी ऐसी न्यूज आती है जब मार्केट एकदम से गिरने लगता है, लेकिन थोड़े ही टाइम में मार्केट करेक्शन भी लेता है। तो उस दौरान आपको पैनिक नहीं होना है, और पैनिक पैनिक होते ही आपको सेलिंग नहीं करना है, आपको वेट करना है, क्योंकि हम ये लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं। तीसरी बात, हमें हमारा पोर्टफोलियो जो है उसको ऐसे डाइवर्सिफाई करना है जिसकी वजह से अगर हमें कोई एक सेक्टर में लॉस हो रहा हो तो वो भी हमें ना हो, सारे पैसे हमारे उसमें ना डूब जाए। तो अवॉइड इन्वेस्टिंग इन सिंगल स्टॉक और स्टॉक वन सेक्टर। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ एक ही सेक्टर के ऊपर सारा पैसा अपना नहीं लगाना है। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज की, जैसे कि परफॉर्मेंस को ट्रैक करना। तो हम परफॉर्मेंस जो होगा हमारा स्टॉक का, जो भी पोर्टफोलियो का होगा, उसको हम ट्रैक करेंगे एन्युअली। जैसे कि आपको पता होगा कि एक टाइम पे एच डी एफ सी, मतलब कुछ 5 साल पहले एच डी एफ सी का स्टॉक जो था वो 850 रुपीज का था, और अभी आप देखो तो एच डी एफ सी कुछ 2000 रुपीज का चल रहा है। तो स्टॉक मार्केट में ये चीज बहुत ही मैटर करती है कि आप कब तक और कितने टाइम तक इन्वेस्ट करना चाहते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म का। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप ये चीज देखो तो 5 साल के अंदर इसने कम से कम आपको मोर देन 100% का ग्रोथ दिया है। तो हम ये चीज बहुत ध्यान में रखेंगे कि हमें हर रोज, जैसे मार्केट का अप डाउन होना ये हर रोज की बात है, हमने कोई शॉर्ट टर्म के लिए तो पैसे लगाए नहीं है, इसलिए हम इसको एन्युअली ट्रैक करेंगे कि लास्ट ईयर अगर हमने 850 में स्टॉक परचेस किया है, तो अब हम 6 महीने, एक एक महीना, 3 महीना हम देखेंगे कि ये स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर ये 1000 रुपीज पे है, मतलब आपका पोर्टफोलियो प्लस में है, तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे कि हमें हमारा जो पोर्टफोलियो है उसको एन्युअली रिव्यू करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि हमें इसके अंदर क्या अवॉइड करना है, व्हाट टू अवॉइड। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कि चेजिंग हॉट टिप्स और ट्रेंड। अगर आपको कोई बता देता है कि ये एक पेनी स्टॉक है जो अभी 2-3 साल के अंदर मल्टी बैगर होगा, तो आप अपना सारा पैसा इसके अंदर लगा दो, ताकि आपको जब भी ये ग्रो होगा तो आपको बहुत ही अच्छा फायदा होगा। तो हमें ये चीज सबसे पहले अवॉइड करनी है। दूसरी चीज, जो भी आपको हॉट टिप्स मिलती है कि आप ये खरीद लो, आज ये आगे बढ़ने वाला है, तो हमें उस चीज से दूर रहना है। क्यों? क्योंकि ये कोई शेयर मार्केट में कह नहीं सकता कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन सा स्टॉक नीचे जाएगा। हाँ, टेम्पररी वो गेन दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो तो वो हमको लॉस ही करवाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चेकिंग प्राइस डेली, आपको ये चीज टोटली अवॉइड करनी है, जैसे कि हमने इसके अंदर बताया कि आपको रिव्यू करना है एन्युअली, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म के लिए प्लान किया है, ठीक है। और ये जो भी चीज है, जैसे कि हर रोज चेक करना उसका ऊपर नीचे, जैसे कि आप मान लो कि एच डी एफ सी का स्टॉक अभी 800 रुपीज में है,
और कल सुबह उठ के आपने देखा कि वो हो गया 790 का। अब 790 का हो गया तो आप थोड़े डर जाओगे कि हमारा पोर्टफोलियो जो है वो लॉस में चला गया। लेकिन अगर आप देखोगे कुछ एक महीने के बाद तो ये अराउंड चल रहा होगा 850। तो 790 देख के अगर आप डर गए तो आप उसको सेल आउट कर दोगे। तो यही चीज से हमें दूर रहना है। हमें किसी भी ऐसी टिप से दूर रहना है, किसी भी ऐसे चेजिंग स्टॉक से दूर रहना है। और दूसरी बात कि हमें प्राइस डेली चेक नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे अंदर एंग्जाइटी लेवल को बढ़ा देगा। तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, टाइमिंग द मार्केट। देखो, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको कंसिस्टेंटली ये बता सके कि ये चीज ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ये तय करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आने वाले हम एपिसोड्स में इसको इन डेप्थ भी बताएंगे कि ये चीज हमें क्यों नहीं करनी है। टाइमिंग द मार्केट बहुत ही मुश्किल चीज है जो हार्डली कोई कर पाता है, और जो रिस्की भी बहुत है। हमारा जो हार्ड अर्न जो मनी है वो हम पूरा गवा सकते हैं अगर हमने मार्केट को टाइमिंग किया। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हमें यूज लो कॉस्ट इंडेक्स फंड व्हेन अनश्योर। जब हम अनश्योर होता है तो हमें जो ऐसी चीज है कि जिसके अंदर हाई फीस लगती है, या फिर आप कह लो कि जैसे कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हो और एक हो गया आप शॉर्ट टर्म के लिए प्लान कर रहे हो, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का जो मेन बेनिफिट है वो यही है कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो तो आपको हर रोज के फीस लगेंगे इंट्राडे में, और लॉन्ग टर्म में आपको डिलीवरी, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो डिलीवरी में आती है और जिसकी कॉस्ट जीरो होती है। या फिर आप बहुत सारे एप्लीकेशन में ऐसा देखोगे कि 0.05% होती है। लेकिन शॉर्ट टर्म फीस यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको एसटीटी रहता है, फिर आपको जीएसटी रहना रहता है, फिर आपको ये जो इंट्राडे के जो है वो 20 या फिर उससे ज्यादा ऐसी काफी सारी फीस होती है। तो हमें ये चीज का बेनिफिट मिलेगा, तो हमें इसलिए इस चीज को डिलीवरी में लेना है और लॉन्ग टाइम के लिए सोच के रखना है, ताकि हमारा और फीस में ज्यादा पैसा ना जाए। अब हम बात करते हैं अवॉइड अननेसेसरी न्यूज। देखो, बार बार न्यूज चेक करते रहना, बार बार आर्टिकल्स को पढ़ते रहना, तो ये एक चीज हमारे माइंड में पैनिक क्रिएट कर सकती है, जिससे हमें जो प्रॉफिट फ्यूचर में होने वाला है वो पोजीशन को हम एग्जिट कर दे और बाद में हमें रियलाइज हो कि ये हमें नहीं करना था। तो ऐसी कोई भी चीज हमें नहीं करना है। अगर हमें कोई भी न्यूज पढ़नी है तो हम ऑथोराइज न्यूज से ही पढ़ेंगे, जैसे कि एचडीएफसी की प्रोफाइल हो गई या एचडीएफसी की वेबसाइट हो गई। अगर हमें एचडीएफसी के बारे में जानना है, उसके जो पोर्टफोलियो है, जो दूसरी सारी जो एनालिसिस है जो हम आपको सिखाएंगे, वो हम प्रॉपर वेबसाइट से और एक ऑथोराइज सेक्टर से ही हम उसको देखेंगे। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड आ गया हमारा इलस्ट्रेशन फॉर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। देखो दोस्तों, अगर हम लॉन्ग टर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो मान लो कि हमारे पास एक 1 लाख का कैपिटल है। अब 1 लाख का अगर हमारे पास कैपिटल है, एक मिनट मैं इसको हटा देता हूं। यहां पे हम आ जाते हैं कि हमारे पास, एक मिनट, 1 लाख का कैपिटल है। अगर हमने 1 लाख पूरा एचडीएफसी में लगा दिया और कल को उठ के, मान लो ऐसा तो नहीं होने वाला, लेकिन अगर एचडीएफसी डूब गई तो ये हमारा पूरा 1 लाख पूरा डूब जाएगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे ना, अगर हमको लॉन्ग टर्म का जो अगर हमारा गोल है तो हम उसको स्ट्रेटेजिकली यूज करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हो गया लार्ज कैप स्टॉक, सेकंड हो गया मिड कैप स्टॉक, और थर्ड हो गया इंडेक्स फंड, फोर्थ जो है वो पीपीएफ है या फिर एनपीएस है, फिफ्थ जो है उसको आप फिफ्थ जो है उसको आप गोल्ड ईटीएफ। हम जब एप्लीकेशन में जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि ये ईटीएफ क्या होता है, और भी आपको दूसरी चीजें बताएंगे, जैसे कि ये एसजेबी है, वो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड है जो आपको एक फिक्स रिटर्न प्रोवाइड करता है। और लास्ट में आता है फिक्स डिपॉजिट या फिर ऐसे लिक्विड फंड जिसको आप इजीली लिक्विड कर सकते हो। इजीली लिक्विड मतलब अगर आपके पास वो 100 रुपए का इंस्ट्रूमेंट है तो अगर आप चाहो तो उसको कल बेच के 100 रुपए अपना वापिस रिकवर कर सकते हो। तो ये उसके हो गए क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं इसके प्रपोर्शन के बारे में। देखो, लार्ज कैप स्टॉक यानी आप पकड़ लो कि लार्ज कैप स्टॉक क्या होता है, जिसका कैपिटल बहुत ही बड़ा है, मतलब जिसका कैपिटल कम से कम 1 लाख करोड़ का है।
फिर होता है कुछ मिड कैप स्टॉक जिसका होता है 50,000 करोड़ का। फिर आता है कुछ इंडेक्स फंड में सब कुछ रहता है, जैसे निफ्टी 50 में 50 कंपनी फॉल करती है, वो सबका मिक्सचर रहती है। फिर आते हैं पीपीएफ और एनपीएस जो गवर्नमेंट बैक्ड भी होते हैं। और फिर दूसरी आती है फिर गोल्ड ईटीएफ, जो ईटीएफ हमने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, जैसे कि गोल्ड ईटीएफ हो गया, बैंक का ईटीएफ हो गया, एक सीपीएससी ईटीएफ करके है, अलग अलग कंपनीज का जो कॉम्बिनेशन रहता है। फिर आता है लिक्विड फंड। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप पैसा लगा सकते हो। अभी हम इसका प्रपोर्शन के बारे में बात करते हैं। प्रपोर्शन में जैसे ये हो गया कि जो लार्ज कैप स्टॉक में हम लोग पैसा लगाएंगे वो हम 30% से लगाएंगे। बाकी का जो हमारा 15% है, जैसे कि मान लो कि हमारे पास 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपए को हम कैसे डाइवर्सिफाई करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि 30% मतलब 30,000 हमने वो ऐसे फंड में डाल दिया, जैसे कि आप मान लो एचडीएफसी में आपने लगा लिया। ठीक है, 15% मतलब 15,000 आपने लगा दिया, 20,000 आपने इंडेक्स फंड पे लगा दिए, फिर आपने 20,000 के कुछ एनपीएस में इन्वेस्ट कर दिया है, फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। फिर आपने 10,000 कुछ गोल्ड ईटीएफ खरीद लिए या फिर सोवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीद लिए। जनरली सोवरिन गोल्ड बॉन्ड 10,000 से परचेस नहीं किए जा सकते, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ एग्जांपल दिया है कि आप ऐसा कुछ ईटीएफ या फिर कहीं पे लमसम ऐसा कुछ इन्वेस्ट कर सकते हो। और फिर हम 5% कुछ फिक्स डिपॉजिट में भी लग सकते हैं, 5% मतलब 5,000। तो ये हमारा रेशियो रहेगा, इससे हम इसको अलोकेट करेंगे। अब जैसे कि इसके अंदर देखो कि अब अगर कि एक चीज में भी फॉल आता है, मतलब मान लो कि इंडेक्स फंड है जो पूरा गिर गया, कल को उठ के किसी का ग्लोबल ऐसा क्राइसिस आ गया और कोई ऐसी न्यूज आ गई जिसकी वजह से इंडेक्स फंड हो गए, थोड़ी बहुत इंपेक्ट इसके ऊपर भी गिरेगी। या फिर इसके अंदर जो हमने मिड कैप में जो लगा है उसके ऊपर भी, मतलब मान लो कि अगर हमने यहाँ पे आईडीएफसी में आईडीएफसी बैंक में पैसा लगा, आईडीएफसी बैंक डूब गई, अगर ये डूब भी जाती है तो हमारा मोटा मोटा पैसा जाएगा जो है 15,000 रुपए। इसका दूसरी सारी चीजों पे तो ये असर नहीं होगा। मतलब आप मान लो कि आपके 85 लाख तो सेफ ही है। तो ऐसी कोई भी चीज हम नहीं करेंगे जो हमारे लिए पूरा एक ही बार में पूरा, मतलब जैसे कि हम आपने बचपन से सुना होगा कि अगर आप एक ही कोटरी कटोरी पे सारे आम जो रखते हो और एक आम अगर बिगड़ा हुआ है तो वो पूरे सारे आम को बिगाड़ देता है। तो बस इसको भी हम शेयर मार्केट में इसी तरीके से लेंगे कि अगर हमारे पास 1 लाख रुपए है या फिर जितना भी आपका फंड है, जो भी आप कैपिटल यूज करना चाहते हो इन्वेस्ट करने के लिए, तो इस चीज का हम बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि हम लोग पूरा एक ही चीज पे ना लगा दें। साथ में आप अलग अलग सेक्टर्स पे भी लगा सकते हो, मतलब फार्मेसी सेक्टर है, फार्मेसी में लगा सकते हो, थोड़ा फार्मेसी में अलग कर दो, थोड़ा आईटी सेक्टर में डाल दो। फिर हो गया रियल एस्टेट, थोड़ा आप रियल एस्टेट पे भी डाल दो। देखो रियल एस्टेट के भी ईटीएफ आते हैं। ठीक है, फिर हो गया बैंकिंग स्टॉक्स हो गए। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से अगर एक सेक्टर में भी अगर प्रॉब्लम आता है तो बाकी के जो सेक्टर्स है वो आपको लॉस होने से रोकेगा। मतलब आपका पूरा पैसा, पूरा जो कैपिटल है वो वाइप आउट नहीं होगा। देखो दोस्तों, अगर हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं ना, तो लॉन्ग टर्म में किसी भी एक सेक्टर में आपको बहुत अच्छा फायदा होगा, दूसरे सारे सेक्टर में ऐसा फायदा होगा ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत जो है जो रिस्क हमें उठाना है वो हम ऐसे इसको डाइवर्सिफाई करके हमारा रिस्क कम कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों, देखो अब ये धीरे धीरे ये जो एपिसोड है वो बहुत ही ऐसा हो रहा है कि आपको ध्यान लगाने की जरूरत पड़ेगी। अगर हम स्टॉक मार्केट में बात कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम इजीली आज के आज रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, लॉन्ग टर्म के लिए बनेंगे। तो जो कुछ छोटी मोटी जो चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, जो हमें नजरअंदाज नहीं करनी है, वो है एनालिसिस। अब एनालिसिस के ऊपर बहुत ध्यान रखेंगे। अगर हम हमारा हार्ड अर्न मनी पैसा लगा रहे हैं तो एनालिसिस के बिना तो हम एक भी रुपया नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे पैसे बढ़ सकते हैं वैसे पैसे गिर भी सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, जैसे कि आप ले लो आरकॉम। आरकॉम एक टाइम पे 400 रुपए पे चल रही थी, आज शायद आरकॉम लिक्विडेट हो चुका है या फिर हार्डली उसका 1 या 2 रुपए का स्टॉक चल रहा है। तो सोचो, जिसने अपना पूरा पैसा 1 लाख रुपए मान लो अगर उसके पास है, उसने आरकॉम पे लगा दिया, तो क्या हो सकता है दोस्तों? अभी उसको फ्यूचर आप क्या क्या सोच सकते हो? तो ऐसा हमें कुछ भी ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जो हमें
फ्यूचर में जाके हमें और थोड़ा रिग्रेट फील कराए, हम बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करेंगे। यही चीज तो हम अपने सारे एपिसोड में सिखाएंगे कि अगर हम लॉन्ग टर्म कर रहे हैं तो क्या कैसे करना है। शॉर्ट टर्म के बारे में भी बहुत अच्छे एपिसोड आने वाले हैं। आप अब ये एपिसोड सारे मास्टर क्लास के देखना, आपको एकदम हम थ्रू आउट जर्नी में ले जाएंगे, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। देखो, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, एनालिसिस के दो पार्ट हैं। एक हो गया फंडामेंटल एनालिसिस, एक हो गया टेक्निकल एनालिसिस। देखो ये अब हमें क्यों करना है, तो सबसे पहला जो मेन फोकस है फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस हम क्यों करते हैं, तो किसी भी कंपनी को समझने के लिए। अब कंपनी को हमें क्यों समझना है, तो हम कंपनी को इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हमें हमारा पैसा लगाना है। तो कंपनी को समझने के लिए हमें दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें समझनी चाहिए। सबसे पहली तो उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कंडीशन। अगर कंपनी के पास अच्छा कैश फ्लो नहीं है, देखो ये जो भी मैं सारे वर्ड यूज कर रहा हूँ शायद अभी आपको समझ में ना आए, लेकिन आगे आगे धीरे धीरे जैसे ही आप एपिसोड में आगे बढ़ते जाओगे, हम आपको ये जर्नी के अंदर सारे टर्म्स को यूज टू करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद ही हम हमारा मास्टर क्लास खत्म होगा, उसके पहले नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि फाइनेंशियल हेल्थ कंडीशन कैसी है कंपनी की। कंपनी को क्या रेगुलर इनफ्लोज आ रहे हैं। देखो पैसा जो है, अगर कंपनी कमाई नहीं रही है तो वो फिर अपने इन्वेस्टर्स को कैसे रिटर्न में देगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है उसकी। फिर होता है लॉन्ग टर्म पोटेंशियल। आप कोई भी कंपनी देख लो, जैसे कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसका मार्केट सिर्फ 1-2 साल तक के लिए होता है, 1-2 साल के बाद वो एकदम से खत्म हो जाता है। तो हमें ऐसी चीजों पे पैसा नहीं लगाना है। जैसे कि अभी बहुत टाइम से ईवी चल रहा है, ईवी इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल जो बन रही है, और भी जो सोलर से जो सारी चीजें चल रही है, तो काफी टाइम तक उसका मार्केट चल रहा और अभी भी चल रहा है। अब आ रहा है कुछ सेमीकंडक्टर, आप ले लो सेमीकंडक्टर है। फिर हो गया कि ये जो एआई के जो चिप्स और वगैरह जो इन सब चीजों पे जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो ये सारी चीजों का हमें पहले पोटेंशियल देखना है कि क्या लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल है इसका। अब ये दो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे कि हो गया एक हो गया फाइनेंशियल हेल्थ कंडीशन और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखनी है कि कंपनी की अर्निंग कैसी है। देखो कंपनी का जो अर्निंग रहता है वो 3 प्रकार से होता है। हम आगे थोड़ा और इन डेप्थ में बात करेंगे। अभी के लिए आप समझ लो कि कंपनी जो भी मोटा मोटा जो वो कमा रही है, जो प्रोडक्ट सेल कर रही है जो कंपनी, या फिर जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उससे जो उसकी अर्निंग हो रही है वो कैसी हो रही है, वो उसके जो रेशियोज है वो भी हम आगे इन डेप्थ में बात करेंगे। फिर हो गया कंपनी का रेवेन्यू। अर्निंग और रेवेन्यू में थोड़ा छोटा सा फर्क है, वो भी हम आगे इन डेप्थ में सीखेंगे। फिर हो गया प्रॉफिट मार्जिन। देखो अभी हम आपको 2 एग्जांपल से ये चीज सिखा समझाते हैं। जैसे कि कोई कंपनी है जो 100 रुपए की प्रोडक्ट बेचती है। अब जो प्रोडक्ट बेचती है उसके अंदर उसका खर्चा होता है 90 रुपीज का, और सारे खर्चे ये 90 रुपीज हो गए। और अब जो बचा है इसके अंदर वो हो गया 20 रुपीज, ये उसका प्रॉफिट है। तो अगर आप यहाँ पे देखने जाओ तो कंपनी 20% का प्रॉफिट मार्जिन है उसका। अब यहाँ पे एक और कंपनी है जिसका 10 रुपए में प्रोडक्ट बिकता है और उसका सारा खर्चा मिला के 5 रुपए होता है, और 5 रुपए उसका प्रॉफिट है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे उसका हो गया 50%। तो अब आप मुझे बताओ कि ये कंपनी अच्छी है या फिर ये कंपनी। देखो डिसीजन लेना ये सिर्फ अभी हम आपको ऐसे ही गैस करने के लिए बोल रहे हैं, कैसे क्या डिसीजन लेना है वो हम आगे और इन डेप्थ में बात करेंगे। अभी तो ये फिलहाल आप समझो कि एक ए कंपनी है, ए कंपनी 20% मार्जिन प्रॉफिट है उसका, और बी कंपनी का, ए का है 20% और बी का 50%, ये प्रॉफिट मार्जिन है। तो अब बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे मैटर्स करते हैं, सिर्फ ये हम जान लेते हैं अभी के लिए कि फिर ये बी कंपनी अच्छा खासा पैसा कमा रही है। वो अगर एक प्रोडक्ट भी बेच रही है तो भी उसका बहुत अच्छा मार्जिन। देखो 20 रुपीज ये कमा रही है, ये सिर्फ 5 रुपीज कमा रहा है, लेकिन अगर हम मार्जिन की बात करें तो ये 50% मार्जिन और ये 20% मार्जिन। ठीक है, तो वैसे देखने जाए तो ये 20 रुपया कमा रहा है एक प्रोडक्ट बेच के, लेकिन उसकी प्राइस भी तो है 100 रुपए की प्राइस है, और ये 10 रुपए की प्राइस है। तो ऐसी बहुत सारे फैक्टर्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं। आगे हम इन डेप्थ में बात करेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अभी आप सिर्फ हमारे साथ फ्लो में बने रहिए। अब आते हैं बात डेप्थ लेवल की। देखो दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज रहती है, जैसे कि
हमने जो यहाँ पे बोला आपको कि 1 लाख करोड़ अगर किसी कंपनी का 1 लाख करोड़ जो है वो एक कंपनी का कैपिटल है। अब कैपिटल में क्या होता है ना दोस्तों, बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि हो गया इक्विटी फंड, मतलब जो इक्विटी मतलब ओनर्स, इक्विटी मतलब आप यहाँ पे ओनर्स को ले लो, इक्विटी यानी ओनर्स। अब सारा पैसा तो ओनर्स लाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत बड़ी अगर कंपनी है। फिर एक और होता है जैसे कि प्रेफरेंस शेयर, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ये भी एक प्रकार के को ओनर्स है, लेकिन इनको एक फिक्स प्रोपोर्शन मिलता है। अब हम बात करते हैं डेब्ट की। देखो दोस्तों, अगर कंपनी के पास, कंपनी को अपनी कंपनी चलाने के लिए 100 रुपीज की जरूरत होती है, तो मान लो 80 रुपीज कंपनी के ओनर लेके आए, तो अब बचे जो ये 20 रुपीज है उसका कंपनी ने लोन ले लिया। अब लोन लेने के बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि हमने आपको लास्ट लास्ट एपिसोड में ही बताया था, सबसे पहला वाला जो एपिसोड था उसके अंदर ही बताया था कि डेप्ट क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, डेप्ट में क्या रिटर्न मिलता है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, इक्विटी के इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है। तो ये सारी चीजें हमने पहले भी थोड़ी क्लियर की थी, आगे हम और क्लियर करेंगे। अभी के लिए आप समझ लो कि ये एक मेजर है, मेजरमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं डेप्ट लेवल के, तो कंपनी का कितना डेप्ट है। क्योंकि अगर कंपनी 20 रुपए कमा रही है, उसमें से वो 18 रुपए तो इंटरेस्ट पे कर रही है, तो लास्ट में कंपनी के पास बचता है 2 रुपए। और ये जो इंटरेस्ट जो है वो कंपनी को कंपलसरी पे करना ही है, क्योंकि वो उसने लोन लिया है, तो उसका जो ब्याज है वो तो उसको चुकाना ही पड़ेगा। तो ये तो जो उसको लोन प्रोवाइडर है वही लोग ले जाएंगे। अब कंपनी के पास बच रहा है 2 रुपए। अब कोई कंपनी ऐसी है जो 10 रुपए कमा रही है, लेकिन 2 रुपए उसको ब्याज में देना है, बाकी का 8 रुपए उसका खुद का है। कोई ऐसी कंपनी है जो 50 रुपए कमा रही है और एक भी रुपया उसको ब्याज नहीं देना पड़ता, मतलब 50 का 50 पूरा जो है वो कंपनी के ओनर्स का है। तो ये कंपनी ग्रो भी करेगी, साथ ही साथ में ये अच्छा डिविडेंड देगी। तो और भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हम रेशियो से सीखेंगे आगे। पर अभी के लिए बस आप इतना समझ लो कि अगर डेप्ट है कंपनी को तो कितना होना चाहिए, कहाँ तक ये अच्छा रहता है और कहाँ तक फिर ये बुरा भी रहता है। इससे हमको कंपनी के मेजरमेंट के बारे में पता चलेगा कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में इसकी फाइनेंशियल हेल्थ कंडीशन कैसी होगी, ये पोटेंशियल है भी या नहीं। फिर आता है बात मैनेजमेंट पे। अगर मान लो कि आपने महाभारत का युद्ध देखा होता, तो महाभारत में एक तरफ थे सिर्फ 5 पांडव और एक तरफ थे 100 कौरव। तो 5 पांडव और 100 कौरव। अब आप आपको भी पता है कि यहाँ पे विजेता हुए ये लोग और ये लोग हार गए। देखो 100 जन होने के बावजूद भी ये लोग हार गए, जबकि यहाँ पे सिर्फ 5 लोग थे लेकिन ये लोग जीत गए। क्यों? क्योंकि इनका जो रथ था, इनको जो गाइड कर रहा था वो थे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान इनको गाइडेंस दे रहे थे, इनके यहाँ पे गुरु जी थे और बहुत सारे लोग थे। लेकिन अब देखो कि ये लोग हार गए। देखो, कोई भी चीज का विन होना और लूज होना, उसको जो भी गाइडेंस दे रहे हैं या उसको जो मैनेज कर रहा है, उसको जो कंट्रोल कर रहा है, उसके ऊपर बहुत इंपैक्ट करता है। तो किसी कंपनी में अगर अच्छे मैनेजमेंट वाले लोग हैं तो कंपनी अच्छा ग्रो करेगी, ये दैट इज फॉर श्योर। लेकिन अगर अच्छा मैनेजमेंट नहीं है, जो बार बार उसके जो सीईओ है या फिर चेयरमैन है, एमडीज है, जो बार बार चेंज होते रहे, जो ये टॉप पोजीशन है, अगर ये लोग सही से डिसीजन नहीं लेंगे तो कंपनी का ग्रोथ कैसे होगा। देखिए आजकल जो मार्केट में जो कंपटीशन चल रहा है वो एकदम कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है। इसके अंदर जो कंपनीज है जो अच्छे से स्ट्रेटेजिकली जो प्लान्स बनाती है, जो उसको एग्जीक्यूट करती है, जो कस्टमर्स को और अपनी तरफ बढ़ाती है, वो कंपनी ग्रो करेगी। और जो कंपनी के पास अच्छे स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज नहीं है, जो अच्छे से चीजों को मैनेज नहीं कर पाती, जो अपने रिस्क को मैनेज नहीं कर पाती, वो कंपनी का लॉन्ग टाइम में फॉल होना निश्चित है। तो मैनेजमेंट भी एक बहुत मैटर करता है। फिर आता है मार्केट में पोजीशन। कंपनी की मार्केट में पोजीशन क्या है? देखो, हर एक कंपनी का एक यूएसपी होता है, यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट। तो अब ये जो यूएसपी है, तो उसके वजह से मार्केट एक अच्छी पोजीशन में, जैसे कि आप मान लो कि एक है बोट बोट कंपनी, इसकी मार्केट में बहुत ही अच्छी ब्रांड वैल्यू है। इसके सामने बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो छोटे पैमाने पे है, जैसे कि नॉइस नॉइस ये छोटी कंपनी है जो बोट को कम्पीट करती है। लेकिन अगर आप बोट का बड़ा सा व्यू लो तो मार्केट में बहुत ही अच्छा पोजीशन
इसने अक्वायर करके रखा है कि कंपनी ने एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर दी। नो डाउट नॉइज ने भी की है, लेकिन आप पोजीशन अगर देखो तो बोट अभी आगे चल रहा है, तो ये मार्केट पोजीशन भी बहुत मैटर करता है। ये हो गया सारा फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम पहले फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस पे भी आएंगे। तो फंडामेंटल एनालिसिस में जो है जो की इंडिकेटर्स है वो है अर्निंग पर शेयर मतलब ईपीएस, फिर होता है पीई। ये सारे रेशियोज के बारे में हम इन डेप्थ में बात करेंगे। आप सिर्फ ये एपिसोड में लगातार बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। अगर आपको थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हो। मैं धीरे से इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जो भी ऐसे लोग हैं जिनको पहली बार वो इस चीज को देख रहे हैं तो उनको टाइम लग रहा है उस चीज को माइंड में रिफ्लेक्ट करने के लिए, वो विजुअलाइज करने के लिए, इसलिए मैं धीरे से बोल रहा हूँ। जो यहाँ पे मार्केट में यूज टू है वो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, लेकिन स्किप आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। ध्यान से अच्छे से सारी बातें सुनोगे, सभी चीज आप समझोगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हो गया अर्निंग पर शेयर, इसके बारे में भी हम इन डेप्थ में बात करेंगे, प्राइस पी रेशियो। फिर आता है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। देखो रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे तो बट ऑब्वियस है आप सबसे पहला जो अपना प्रेफरेंस दोगे वो इक्विटी को दोगे। इक्विटी शेयर आप खरीदोगे किसी भी कंपनी के, मतलब मान लो एचडीएफसी के। तो रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इससे ये फॉर्मूला से आपको पता चलेगा कि ये कंपनी, अगर मैं इक्विटी में इसका इन्वेस्ट करता हूं तो ये कंपनी मुझे कितना सा रिटर्न में प्रोवाइड करेगा। फिर आता है इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। जैसे कि हमने आपको बताया था अभी कि कोई कंपनी है जिसको 100 रुपए की जरूरत है, उसमें से 80 रुपए उसकी इक्विटी होल्डर्स ने निकाले हैं, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स ने निकाले, और 20 रुपीज वो कंपनी ब्याज पे लेके आई है, तो इसको डेब्ट बोलते हैं। तो इन दोनों का रेशियो कैसा होना चाहिए, तो ये रेशियो 2:1 होना चाहिए। अब इसके बारे में भी हम आगे इन डेप्थ में फॉर्मूला के साथ बात करेंगे, आपको उसमें एग्जांपल भी देंगे, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लिए, आप सिर्फ हमारे साथ लगे रहिए, बने रहिए, और हमारे पे आप सब कुछ छोड़ दीजिए। मैं आपको एक नाव में बिठा के लेके एक ऐसी जगह पे ले जाऊंगा जहां से आपको सारी चीजें विजुअल होगी, वापिस मैं आपको वो नाव पे बिठा के वापिस ले आऊंगा, आपको किनारे तक छोड़ दूंगा, फिर आपका पूरा एक नजरिया ही चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए और ध्यान से सुनिए हर एक चीज है। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए एक और एपिसोड बनाऊंगा जिसमें आपके सारे डाउट सॉल्विंग हो सकता है। और अगर आपको लगे कि नहीं आपको मेरे साथ लाइव में इंटरेक्ट करना है तो मैं आपके लिए लाइव भी आ जाऊंगा। तो चलिए अब देखते हैं कि फंडामेंटल्स का पर्पस क्या होता है। इफ कंपनी फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ स्टॉक विल बी ऑल्सो एक्सपेक्टेड। तो अगर कंपनी का जो फंडामेंटल्स है, मतलब ये जो सारी चीजें मैंने आपको जो बताई, आगे भी जो बताई, जैसे कि ये हो गया फाइनेंशियल हेल्थ, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, कंपनीज की ये जो सारी चीजें हैं, अगर ये सारी चीजें और साथ ही साथ कंपनी का जो ईपीएस है अच्छा है, जो पीई है जो अच्छा है, जो उसके मेजरमेंट के हिसाब से है, आरओई अच्छा है, डेब्ट इक्विटी रेशियो बहुत ही अच्छा है, तो अगर ये सारी चीजें बहुत अच्छी है तो कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब है कि हम कंपनीज में, ये वाली कंपनी में पर्टिकुलरली हम लॉन्ग टाइम के लिए जा सकते हैं। तो हम आगे और डेप्थ में बात करेंगे, अभी के लिए आप समझ लो कि ये सारे फंडामेंटल्स है जिसको हम मेजर करना अभी आगे सीखेंगे। अभी हम आ जाते हैं, अभी हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। जैसे ही फंडामेंटल एनालिसिस है वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस है, लेकिन अगर आप देखने जाओ तो फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसी चीज है जो हम लॉन्ग टर्म के लिए पर्सपेक्टिव के लिए हम देखते हैं। यहाँ पे अगर हमें शॉर्ट टर्म के लिए जाना है, देखो फंडामेंटल में ऐसा है कि हम कंपनी को समझने के लिए कर रहे हैं, समझ रहे हो आप, जो क्यों, क्योंकि हमें लॉन्ग टाइम के लिए पैसा लगाना है, 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल, जितने भी साल के लिए आपको अपने बच्चे के लिए अपने नाते के लिए आपको पैसे छोड़ के जाना है, तो इसके लिए कि आपको कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ देखनी जरूरी है और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखना जरूरी है। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म मतलब कि 1 डे या फिर 2 डे या फिर 1 वीक या फिर आप कह लो कि 1 मंथ 3 मंथ 6 या फिर 1 साल के नीचे, अगर आपको 1 साल के अंदर ही आपको पैसा कमाना है, अच्छा पैसा कमाना है, तो दोस्तों देखो ऐसी भी चीजें हैं
अगर आप सही टाइम पे सही जगह पे सही पैसा लगाते हो तो आपको शॉर्ट टाइम में भी काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। मतलब कोई दिन अगर ऐसा कुछ होता है कि कंपनीज में कुछ अच्छे से सीईओज आ गए, कुछ अच्छा सा उनका इन्वेस्टमेंट हो गया, या फिर कंपनी को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो रिजल्ट में एक कंपनी को एक अच्छा सा प्राइस मूवमेंट देना पड़ सकता है। तो जैसे कि मान लो कि आज HDFC 100 रुपए पे चल रही है, HDFC का प्राइस है 100 रुपए। अब अगर कोई ऐसी न्यूज आ गई कि गवर्नमेंट ने HDFC को बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया बैंक का, मतलब ऐसा मान लो, सिर्फ ये एक सिर्फ हमारे लिए सोचने के लिए बात है दोस्तों, इसको आप कुछ भी, सिर्फ आप ये समझने के लिए इस बातों को लेना कि अब से जो भी जो भी स्कूल्स और कॉलेज होगी इंडिया में, उन सभी का जो फीस वगैरह जो चीज है, जैसे ट्यूशन भी है, क्लासेस है, उन सभी का पैसा, मतलब एजुकेशन का पूरा पैसा सिर्फ और सिर्फ HDFC में जाना चाहिए। तो ऐसी अगर कोई न्यूज आती है तो इसका मीनिंग है कि कितने सारे पैसे HDFC के अकाउंट में आएंगे। तो ये एक HDFC के लिए बहुत अच्छी बात हो गई। क्यों? देखो, बैंक का बिजनेस क्या है, हम सिर्फ छोटा सा एक एग्जांपल ले रहे हैं कि बैंक का बिजनेस क्या है, लोगों से डिपॉजिट लेना। इसके ऊपर वो मान लो 7% इंटरेस्ट पे करती है, और साथ ही साथ बैंक जो है वो लोन्स प्रोवाइड करती है, बहुत ही अलग अलग तरीके, जैसे लॉन्ग टर्म लोन हो गया। लॉन्ग टर्म लोन में वो लोग प्रोवाइड करते हैं होम लोन, ठीक है। फिर वो लोग प्रोवाइड करते हैं पर्सनल लोन, फिर छोटा सा कैश क्रेडिट, या फिर ओवरड्राफ्ट भी देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो बैंक का एक अर्निंग सेक्टर है। मतलब यहाँ से हम, मैं थोड़ा और आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, रुको, एक अच्छे से प्लेटफॉर्म पे मैं आपको दिखा दूँ। मतलब हमारे जैसे जो छोटे मोटे इंडिविजुअल है जिनको रिस्क लेना नहीं है, वो बैंक को डिपॉजिट के तौर पे पैसा देगा। और जिनको पैसों की जरूरत है, जैसे और भी कंपनीज हो गई, कंपनीज को पैसे की जरूरत है, तो वो हमारे ही पैसे उनको देती है लोन के। उसके साथ में उनको जो रिटर्न मिलता है बैंक को वो बहुत ही अच्छा मिलता है, जैसे कि मान लो 12 to 18%, उसमें से थोड़ा बहुत पैसा हमको मिल जाता है, जैसे कि मान लो 7%। अब 20 का जो है 4 to 5% जो है ये बैंक की इनकम हो गई। तो बैंक की अगर ये इनकम है तो ऐसे तो कितनी सारी चीजें होगी जहां से बैंक को एक अच्छा खासा पैसा कमाने का मिल सकता है, अगर गवर्नमेंट ने ऐसा कोई नियम दिया। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ये तो सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल शेयर किया बैंक का। चलो अब मैं बात करता हूँ, एक HAL करके कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक। अगर जब भी वॉर या ऐसा कुछ होता है तो ये हमारे डिफेंस प्रोडक्ट बनाती है ये कंपनी। देखो दोस्तों, ये कोई भी मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ ये स्टॉक को खरीदने की, मैं आपको यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप एक अच्छी चीज समझ सको। ये अब हम बात करेंगे टेक्निकल एस्पेक्ट को, ये थोड़ा एडवांस हो रहा है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे ध्यान लगाना होगा। अगर आपको बातें लंबी लग रही है तो लगने दो, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना। अगर डिफेंस को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, मतलब मान लो 3,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इससे भी ज्यादा हो सकता है, जैसे 30,000 करोड़। तो अगर HAL अभी चल रहा है 1,000 रुपए पे, ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट देख के 2-3 दिन में या फिर एक हफ्ते में ये स्टॉक पहुंच सकता है 1,500 रुपए में। मैं कह रहा हूं एक हफ्ते में, शायद ये एक दिन भी हो सकता है, शायद इसकी अपर सर्किट लगते ही ये 1 आवर में भी हो सकता है। इसका कुछ कह नहीं सकते, या फिर कह लो एक मंथ में, वो धीरे धीरे जाएगा। 1,000 से जाएगा 1,050, फिर जाएगा 1,100, फिर जाएगा 1,200, फिर जाएगा 1,300, करते 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 वो 1,500 पे पहुंच गया एक मंथ के अंदर। ठीक है। तो जो ऐसी जो चीज है, ऑथेंटिक जो न्यूज है, या फिर ऐसी कोई चीज आ गई जो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, या फिर कोई बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिल गई जिसकी वजह से कंपनी बहुत ही अच्छा थोड़े ही टाइम में कमाने वाली है, तो उसकी वजह से कंपनी के प्राइस में मूवमेंट आएगी। अब ये हमने पॉजिटिव बातें की, चलो अब हम एक नेगेटिव बातें भी कर लेते हैं। मान लो IDFC ने, सिर्फ एग्जांपल है हाँ दोस्त, IDFC ने एक वेल नोन ब्रांड इमेज वाले पर्सन को 50,000 करोड़ लोन के तौर पे दिया।
अब ये जो पर्सन है इसने घपला किया, घपला, और ये करके भाग गया दूसरी कंट्री में, इंडिया छोड़ के भाग गया। अब ये जो पैसा था आईडीएफसी ने जो इसको दिया था, क्या वो आईडीएफसी का खुद का था? नहीं, हमारे जैसी पब्लिक का था। अब जहां पे इसको कमिट किया था ये इन्होंने कि हम 15% के रेट पे हम आपको रिटर्न देंगे आईडीएफसी का, और आईडीएफसी ने हमको 7% में। अब एक तो आईडीएफसी का पैसा भी चला गया यहाँ से, ना ही उसको रिटर्न में कोई भी इनकम मिली। अब आप मुझे बताइए कि आईडीएफसी की क्या हालत होगी? क्या ये कंपनी 5 साल तक और चल सकती है? बिल्कुल भी नहीं। ये 5 दिन में क्लोज हो जाने के चांसेस होते हैं, क्योंकि लोन अमाउंट बहुत बड़ी है, 5,000 करोड़। अब 5,000 करोड़ तो कोई छोटी अमाउंट है नहीं दोस्तों, सॉरी 50,000 अमाउंट कोई छोटी अमाउंट तो है नहीं दोस्तों। अब ये इन्होंने तो लोन दे दी। अब क्या हो सकता है, चलो गवर्नमेंट थोड़ा बैकअप दे सकती है इनको, लेकिन कितना दे सकती है? इतना तो नहीं, पूरा तो नहीं दे सकती। अगर ऐसा हुआ तो फिर बैंक बहुत सारा फ्रॉड कर सकती है। अब हम दूसरी एक और बात पे आते हैं कि कोई भी कंपनी है, मान लो एमएनएम कंपनी, नहीं सॉरी एमएनएम तो एकदम रियल कंपनी हो गई, हम बात करते हैं एबीसी कंपनी। एबीसी कंपनी जो है, अब ये कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है, मार्केट में इसका बहुत ही अच्छा नाम है। अब नाम होने की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इनकी कंपनी में इन्वेस्ट किए। अब इसके जो टॉप अथॉरिटी है, जो इसके टीसीडब्ल्यूजी, इसका मतलब है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, मतलब जो इसकी हायर पोजीशन पे है। अब इसका जो सीईओ है वो सारा पैसा उन्होंने कोई और डमी अकाउंट में ट्रांसफर करते 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 पूरा जो मेन जो रेवेन्यू जनरेट करना था, जो प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट करना था, वो उन्होंने नहीं किया, और सारा पैसा उन्होंने अपने अलग अलग दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए। अब एकदम से न्यूज आती है कि एबीसी कंपनी का जो भी फंड था या जो भी प्रोडक्ट था सब कुछ खत्म हो गया, और आज के बाद कभी भी एबीसी कुछ भी प्रोडक्ट सेल नहीं करेगी, ना ही ये कंपनी ऐसी कोई पोजीशन पे खड़ी है कि आगे ये सरवाइव कर सकती है। तो आप मुझे बताओ, ये कंपनी का स्टॉक था मान लो 5,000 रुपीज का। अब ये कंपनी क्या कर सकती है? क्या ये कंपनी 6,000 को जा सकती है? नहीं, ये कंपनी एकदम नीचे चली जाएगी, शायद 6 रुपए पे आ जाएगी। वही तो हुआ आरकॉम के साथ। देखो, मैं ये सिचुएशन को कंपेयर करके नहीं बोल रहा हूँ कि उनके जो भी, जैसे जो अनिल अंबानी थे उन्होंने ये चीज की, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि आरकॉम के साथ भी तो यही हुआ था। तो ये चीज बहुत ही इम्पेक्ट करती है कि जो भी शॉर्ट टर्म में जो हम बात कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में लॉस भी इतना ही हो सकता है। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि आपको क्यों अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और हमें भी पता है कि एचडीएफसी बहुत ही अच्छी बैंक है, लेकिन सारा पैसा हमें एचडीएफसी पे नहीं लगाना है। ऐसी जो छोटी छोटी जो बैंक्स है, जो छोटी छोटे और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो और भी कंपनीज है, जिसके ऊपर हम पैसा लगा सकते हैं। अब हम मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे पे आना मतलब जो टेक्निकल एनालिसिस है ना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टाइम में ये आपको बहुत ही हेल्प कर सकता है, जैसे कि फ्यूचर प्राइस मूवमेंट। अगर आपको पता चल रहा है कि आज एचडीएफसी का स्टॉक 1,500 रुपए में है और 2 हफ्ते में ये 1,800 रुपए में जाने वाला है, यानी कि 300 रुपए इसका प्लस होने वाला है। कितने में मैं बोल रहा हूँ? 2 वीक्स में। 2 वीक्स यानी कि 15 दिन, 15 डेज में ये स्टॉक 1,500 से 1,800 चले जाएंगे। अगर आप इसके 100 क्वांटिटी खरीद लेते हो, जो आपको करीबन पड़ेगा 1.5 लाख में। 1.5 लाख में आपने इसके 100 क्वांटिटी खरीद ली है। अब आप यहाँ पे अगर देखो कि 2 वीक में ये आपको कितना रिटर्न जनरेट करके देगी, तो ये 30,000। क्यों? क्योंकि 300 रुपए इसका प्रॉफिट देगा और 100 क्वांटिटी आपके पास है, तो 30,000 ये आपको प्रॉफिट देगा। अब आप देखो 2 वीक में इसने 30,000 का प्रॉफिट दिया, जो कि बहुत ही अच्छा मार्जिन है। अगर हम यहाँ पे देखने चाहिए तो 30,000, हम इसका परसेंटेज निकालते हैं। 30,000 डिवाइड बाय 1,50,000, मतलब 1/5। 1/5 यानी कि आप इसको मोटा मोटा कह सकते हो कि कुछ
20% रिटर्न इसने 15 डेज में दे दिए। तो क्या ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों? बहुत ही अच्छी बात है। तो ये चीज हमें कौन बता सकता है? शॉर्ट टर्म में ये कंपनी ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ये हमको कौन बता सकता है? क्या फंडामेंटल एनालिसिस बता सकते हैं? नहीं, ये तो लॉन्ग टर्म के लिए है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर कुछ है जो हमें बता सकता है, वो है टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस पे हमें बहुत ही ज्यादा फोकस करना है, लेकिन अभी जो फिलहाल हम बात करेंगे वो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव के लिए है। इसलिए ये एपिसोड में हम थोड़ा ही फोकस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस पे, लेकिन हम थोड़ी बहुत जो चीजें हैं जो जाननी जरूरी है वो हम ये एपिसोड में जरूर जानेंगे। अब बात करते हैं प्योरली हिस्टोरिकल। प्योरली हिस्टोरिकल मतलब जो पिछले हिस्ट्री में रिपीट हो चुका है। मतलब मान लो कि कोई ऐसी चीज है कि 100 रुपए पे आते ही वापिस बायर्स एक्टिव हो जाना। देखो अभी शायद आपको ये समझ ना आए, लेकिन जो काफी टाइम से जो शेयर मार्केट के अंदर है वो समझ सकते हैं कि मान लो 150 रुपए पे HDFC चल रही है, 100 रुपए पे जब भी आती है बहुत सारे बायर्स ऐसे हैं जो इसको राइट वैल्यू समझते हैं और वो स्टॉक को खरीद लेते हैं। उसकी वजह से वापिस स्टॉक 150 पे पहुंच जाता है। वापिस वहां पे कोई ऐसे सेलर्स हैं, हम इसको और आगे इंडेप्थ में समझेंगे, अभी सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं। इसको सेल करते हैं, वापिस ये 100 पे आता है, वापिस 100 पे से ये ऊपर चला जाता है वापिस। अब ये क्या हुआ? एक हिस्ट्री क्रिएट हुई। हिस्ट्री यानी ये एक डेटा है जहां पे आप समझ सकते हो कि 100 रुपए पे आने के बाद वापिस स्टॉक ऊपर जाता है, 150 पे जाता है। वापिस हिस्ट्री में ये रिपीट हुआ था कि जब भी 150 पे आता है स्टॉक वापिस नीचे चला जाता है, वापिस ऊपर जाता है, वापिस नीचे, वापिस ऊपर, वापिस नीचे। देखो मार्केट का यही तो काम है, ऊपर नीचे जाना है। तो ये एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है। अब इस हिस्ट्री को हमें एनालाइज करना है, उसको हम कहेंगे कि हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस इन टेक्निकल एनालिसिस। अब इसके साथ साथ मतलब जैसे कि जो हमने आपको बोला बहुत सारी चीजें होती है टेक्निकल एनालिसिस में, जैसे कि प्राइस चार्ट हो गया। प्राइस के जो चार्ट्स रहते हैं जिसके अंदर प्राइस के जो मतलब मान लो कि जो भी कंपनीज है उसके जो प्राइसेस है उसका जो अप डाउन है वो हम चार्ट्स में देख सकते हैं। आने वाले एपिसोड में आप एकदम निरांत हो जाए, हम आपको इन डेप्थ में बताएंगे। अभी हम आपको सिर्फ ये ओवरव्यू दे रहे हैं। देखो ओवरव्यू भी आपको लंबा लग सकता है, लेकिन ये सारी चीजें जब हम एक्चुअल में जब हम उसके अंदर जाएंगे, जब हम चार्ट्स को समझेंगे, जब हम चार्ट्स को पढ़ेंगे, जब हम सीखेंगे कि चार्ट कैसे हम कर सकते हैं और कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे करेंगे आगे, तो उसके लिए ये सारी चीजों का ओवरव्यू लेना बहुत ही जरूरी है। देखो कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस चीज को पहले से जानते हैं, लेकिन अगर आप हमारे साथ आगे और भी जुड़े रहना चाह सकते हैं तो ये चीज अभी जाननी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगे रहिए हमारे साथ। तो प्राइस चार्ट हो गया, चार्ट पैटर्न हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो यहाँ पे मैंने आपको बताया 150 और 100, ये भी मैं आपको सिर्फ छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ये जो 150 है जहां से सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं तो ये उसका रेजिस्टेंस हो गया, और ये जो 100 है जहां से वापस बायर आ रहे हैं और प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं तो इसको हम सपोर्ट के नाम से भी कह सकते हैं। तो ये चीज है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हम आगे और इंडेप्थ में, ये कोई छोटा है, ये इतने में नहीं खत्म हो रहा है, हम इसके बारे में और भी बहुत सारे बात करेंगे। फिर हो गया ट्रेंड। देखो ट्रेंड कैसा होता है ना कि अगर कोई स्टॉक है जो लगातार ही ऊपर जा रहा है इसको हम कहेंगे कि ये एक अप ट्रेंड में है। कोई स्टॉक ऐसा है जो लगातार नीचे जा रहा है तो हम इसको कहेंगे कि ये एक डाउन ट्रेंड में है। तो ट्रेंड यानी कि जो चीज उसको फॉलो कर रहा है। अब एक हो गया अप ट्रेंड, एक हो गया डाउन ट्रेंड। अब दोस्तों एक और चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको जाननी, कि कोई स्टॉक ऐसा है जो कोई ट्रेंड ही फॉलो नहीं कर रहा है, ना ही वो ऊपर जा रहा है, ना ही वो नीचे जा रहा है, ना ही वो ऊपर जा रहा है, नीचे ऊपर नीचे कहीं पे वो जा ही नहीं रहा है, समझो। तो ये एक ऐसा लेवल हो गया जहां पे स्टेबल प्राइस हो गई, जहां से वो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है कि इसको ऊपर जाना है नीचे जाना है। तो इसको हम बोलेंगे साइडवेज ट्रेंड, जहां पे एक साइडवेज में मूवमेंट ही चल रही है। जो स्टॉक 2 साल पहले जहां पे था आज भी वो स्टॉक वहीं पे है, इसको हम कहेंगे साइडवेज। अब इसके साथ साथ हम मार्केट डेटा भी स्टडेंगे कि मार्केट को हम क्या एनालिसिस करना है, तो मार्केट का डेटा क्या बोल रहा है। इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ऑप्शन चेन हो गया। ऑप्शन चेन में हम पता लगा सकते हैं ओपन इंटरेस्ट, और ये सारे वर्ड आपको शायद अभी समझ में नहीं आएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम आगे और भी इंडेप्थ में जब बात करेंगे आप एकदम अच्छे से समझ लोगे। साथ ही साथ इसके इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स में जैसे हो गया मूविंग एवरेज हो गया, सिंपल मूविंग एवरेज हो गया, और भी बहुत सारे प्राइस इंडिकेटर्स है, जैसे कि वॉल्यूम हो गया,
वॉल्यूम को स्टडी करना। तो ये सारे इंडिकेटर्स है, और भी है इंडिकेटर्स, लॉट्स ऑफ इंडिकेटर्स है दोस्तों, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ सकती है, जैसे कि हो गया बॉलिंजर बैंड, और भी बहुत सारी चीजें है, बहुत सारे इंडिकेटर्स है जो मार्केट में आ गए। लेकिन कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको जरूरी है अगर आप फ्यूचर प्राइस मूवमेंट देखना चाहते हो, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हो, तो कुछ इंडिकेटर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम आपको आने वाले लेक्चर्स में समझाएंगे और सिखाएंगे भी। अब बात करते हैं की टूल्स की। तो टेक्निकल एनालिसिस के जो की टूल्स है जिसकी वजह से हमें प्राइस की मूवमेंट पता चल सकती है, तो वो हो गया कैंडल स्टिक पैटर्न। देखो कैंडल स्टिक पैटर्न में आप अगर अभी भी हमारे प्लेटफॉर्म में देखने जाओगे तो थोड़ी बहुत वीडियोस है जो आप कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में मिल सकती है। जैसे कि हो गया, जैसे कि एक हो गया मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न। अब ये मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न में कैसा होता है कि एक कैंडल्स हो गई, ये एक रेड कैंडल है, एक एक ये इंडिसिसिव कैंडल है, और एक ये कैंडल हो गई बड़ी सी, ये ग्रीन है। अभी के लिए ये रेड कलर इंडिकेट कर रहा है लेकिन ये ग्रीन है। तो ये जो चीजें है जो क्या इंडिकेट करती है, तो यहाँ से अब प्राइस ऊपर जाने वाली है। ऐसी आपको छोटी मोटी शॉर्ट वीडियोस या फिर छोटे 3-4 मिनट के वीडियोस आपको अभी भी हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, लेकिन आने वाले फ्यूचर में हम आपको इसको इन डेप्थ सिखाएंगे। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था। तो कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत सारी होती है जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि अब मार्केट में प्राइस ऊपर की ओर बढ़ेगा या फिर नीचे। तो फिर हो गया ट्रेंड लाइन, जो हमने आपको बताया, एक अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, साइडवेज ट्रेंड भी होता है। फिर आता है मूविंग एवरेज, जिसके बारे में हमने आपको बात की। एक मूविंग एवरेज होता है जिसमें होता है ईएमए, आप कह लो 5 ईएमए है, 10 ईएमए है, फिर एसएमए होता है जो सिंपल मूविंग एवरेज है। ये ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ऐसे एक मूविंग एवरेज भी रहता है जो आपको हेल्प करता है मार्केट के जो प्राइस है उसको स्टडी करने के लिए, और फिर कौन सी रेंज में वो फॉल कर रहा है। जैसे 200 वीक्स का ईएमए हो गया, सॉरी 200 डेज का ईएमए हो गया, 10 डेज, 30 डेज। तो उस हिसाब से जब वो उसको ब्रेकआउट देता है तो वो क्या मूवमेंट दे सकता है, अप या फिर डाउन। तो ये सारी चीजें हम आने वाले फ्यूचर में समझेंगे जब हम एक अच्छे से चार्ट पैटर्न को स्टडी करेंगे, चार्ट को एनालिसिस करेंगे, तब ये चीज हम टेक्निकल एनालिसिस में इन डेप्थ जाएंगे। अब हम बात करते हैं आरएसआई। आरएसआई यानी हो गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कोई कोई इसको रेजिस्टेंस और सपोर्ट के उसमें भी बात करता है कि एक लेवल होता है जहाँ से मार्केट गिरता है, एक लेवल होता है जहाँ से मार्केट ऊपर होता है। तो आरएसआई भी काफी सारे इम्पोर्टेंट है, और इसके बारे में भी आपको हमारे यूट्यूब के चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगे और शॉर्ट वीडियोस भी मिल जाएंगे, तो आप उसको देख सकते हो। फिर होता है एमएसीडी। ये भी एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है जो हमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म जो प्राइस मूवमेंट है उसको प्रिडिक्ट करने के लिए हेल्प करता है। इसके बारे में भी हम अच्छे से बात करेंगे इन डेप्थ। अब बात करते हैं इसके पर्पस के बारे में। इट्स गोल इज टू प्रिडिक्ट प्राइस मूवमेंट। इट इज हेल्पफुल टू ट्रेडर टू फाइंड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। देखो, आपको कोई भी अगर शॉर्ट टर्म में, अगर आपको जैसे कि हमने बोला था कि 1500 रुपए पे HDFC का स्टॉक है और वो 1800 पे जाने लगे, अगर प्राइस ने मूवमेंट दे दी और 1780 पे पहुंच गया, अब अगर आप HDFC का स्टॉक खरीदोगे तो क्या आपको फायदा होगा? नहीं होगा। इसके लिए क्या चाहिए आपको कि जब 1510 पे चल रहा था तभी आप उसको एंट्री करो और 1800 पे एग्जिट करो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म में। ये जो फायदा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो प्रिडिक्शन है वो ऐसा होना चाहिए जो आपको ये एंट्री लेवल और ये एग्जिट लेवल आपको पहले ही बता दे। इसके बारे में भी हम आपको सिखाएंगे, समझाएंगे बहुत ही अच्छे से। हम हमारे एपिसोड में ये सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। शॉर्ट टर्म का ये पर्पस रहता है और लॉन्ग टर्म का ये पर्पस रहता है। तो यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छी खासी बातें की, जहाँ पे हमने बात की फंडामेंटल एनालिसिस की, टेक्निकल एनालिसिस की, कि कंपनीज के ग्रोथ को हम कैसे समझेंगे, कैसे उसकी क्या फाइनेंशियल हेल्थ कंडीशन है। फिर प्योरली हिस्टोरिकल और प्राइस एक्शंस के बारे में हमने समझा रहे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन के बारे में, कुछ चार्ट पैटर्न्स के बारे में हम देखेंगे, डेप्थ लेवल क्या होता है, मैनेजमेंट। तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये जो रेशियोज है, जो फॉर्मूलाज है, हम आपको इन डेप्थ में अभी सिखाएंगे। की टूल्स जो इसके वो भी हम आपको बहुत ही अच्छे आने वाले एपिसोड में सिखाएंगे।
तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के बारे में और मिलते हैं हमारे अगले पार्ट में।